अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड ऑडियंस। मोहम्मद उमर का सलाम। आस्क फॉर लिटरेचर के प्लेटफॉर्म से आज का जो हमारा टॉपिक है अ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ ओबामास इनॉग्रेल एड्रेस 20 जनवरी 2009। बराक हुसैन ओबामा पहले ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर ब्लैक बनना है इट्स मीन्स के ब्लैक आइडेंटिटी को, ब्लैक जो लोग हैं उनको पावर मिली है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था बराक हुसैन ओबामा के लिए कि अपनी इनैगुरल जो सरमनी थी उसके ऊपर एक ऐसी तकरीर करना, एक ऐसा विजन देना कि मैं सबको लेके चलूँगा। ऑल्दो कि ब्लैक्स जो थे वो डिप्राइव्ड थे अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, बट जब बराक हुसैन ओबामा प्रेसिडेंट बने 20 जनवरी 2009 उन्होंने फर्स्ट अपना इनॉग्रेल एड्रेस दिया। उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बयान की हैं जिसको आज हम लोग एनालाइज करेंगे थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कि उन्होंने कैसे अपनी स्पीच दी है और उन्होंने जो वर्ड्स का चुनाव और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिखाए हैं अपनी इनॉग्रेल सेरेमनी के अंदर, इनॉग्रेल एड्रेस के अंदर, वो क्या थी और कैसे थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में आगाही देना चाहूँगा वो है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो होता क्या है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो एग्जामिन करती है रिलेशनशिप को बिटवीन लैंग्वेज एंड पावर। सपोज कि अगर किसी शख्स ने कोई जुमला कहा है तो उसके मीनिंग क्या हैं, क्रिटिकली हम लोग उसको इवेल्युएट करते हैं। वो क्रिटिकल जो इवेल्युएशन होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव होती है, वो फॉर रिफॉर्म होती है, वो फॉर चेंज होती है। और जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस होता है वो एग्जामिन्स करता है कि हाउ लैंग्वेज इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट सोशल आइडेंटिटीज़। कोई भी समाजी शनाख्त जो है वो कैसे बनती है, लैंग्वेज के अतबार से कोई समाजी शनाख्त जो है वो कैसे बनती है, और लैंग्वेज जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करती है सोशल रिलेशनशिप को और कैसे रिप्रोड्यूस करती है सोशल इनइक्वालिटीज़ को। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर देखी जाएंगी। और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के जो इतने भी स्कॉलर्स हैं वो वर्क करते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो न्यूट्रल नहीं होती। लैंग्वेज जो है वो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन एक टूल है पावरफुल लोगों का जो कि पावरफुल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो पावरफुल डिस्कोर्स देते हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है सोसाइटी के अंदर भी और जो हमें नज़र आते हैं डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट कल्चरल बिलीव्स के अंदर भी। तो CDA के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के, हम उसको देखेंगे। जो सबसे पहला की प्रिंसिपल है वो है कि लैंग्वेज इज सोशल। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एम्फेसाइज करती है कि जो लैंग्वेज होती है नॉट सिंपली ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस। कोई भी लैंग्वेज होती है वो सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन या कन्वेंशनल ग्रामर वगैरह नहीं होती, बल्कि एक सोशल प्रैक्टिस होती है जो कि शेप करती है सोसाइटी को, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, और हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अतबार से उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है कि लैंग्वेज इज़ आइडियोलॉजिकली। तो आइडियोलॉजिकली लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट डोमिनेंट्स ग्रुप इन सोसाइटी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट आइडियलाइज करते हैं। लैंग्वेज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, रीइंफोर्स करती है आइडियोलॉजीज़ को, और उन आइडियोलॉजीज़ को जो कि डोमिनेंट होते हैं सम पावर ग्रुप की तरफ से। और अगर आइडियोलॉजीज़ को हम लोग देखें तो ये सिस्टम ऑफ बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं जो कि नेचुरलाइज करते हैं प्रेजेंटेशन को, जो कि प्रेजेंट की जाती है कॉमन सेंस के अतबार से कॉमन लैंग्वेज। जबकि लैंग्वेज इन पावर की बात देखा जाए तो तीसरा की प्रिंसिपल है CDA का कि जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनका जो नैरेटिव होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो डिस्कोर्स होता है वो रिप्रोड्यूस होता है, और वो रिप्रोडक्शन जो है इनइक्वालिटीज़ जो है वो लेकर आती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो लैंग्वेज कैन बी यूज टू साइलेंस। ज़बान का इस्तेमाल होता है लोगों को खामोश करने के लिए, मार्जिनलाइज करने के लिए, और जो ओप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनको ओप्रेस करने के लिए, और दूसरों को प्रिविलेज क्लास के अंदर रखने के लिए।
लैंग्वेज जो है उसका यूज़ किया जाता है और नैरेटिव बिल्ड्स किए जाते हैं कि ये जो हैं वो डिप्राइव्ड रहें। जबकि अगर इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल्स के बाद टेक्निक्स आती हैं कि हम लोगों ने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करना है। तो आइडेंटिफाइंग लिंग्विस्टिक फीचर्स, सीडीए के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लिंग्विस्टिक फीचर्स, और लिंग्विस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो टेक्स्ट होता है या वर्ड की चॉइस होती है कि अगर किसी ने भी कोई स्पीच दी है, कोई बात की है, कोई नैरेटिव दिया है, तो उसके अंदर वर्ड की चॉइस क्या है, ग्रामर किस किस्म की यूज़ की गई है, स्टाइल किस किस्म का यूज़ किया गया है, और किस किस्म के मीनिंग्स और आइडियोलॉजीज़ जो हैं उसने यूज़ की हैं। तो ये जो है वो टेक्निक है सीडीए की। या जब भी हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे किसी भी वर्क का, तो हम उनके अंदर ये चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट है कि एनालाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट। हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को देखना है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट हमारा सोशल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, कि हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रोड्यूस्ड है, कंज्यूम्ड है, या हमने इसकी सिग्निफिकेंस देखनी है कि कितनी सिग्निफिकेंस है इस टेक्स्ट की रिगार्डिंग दैट कल्चर, रिगार्डिंग दैट सोशल और हिस्टोरिकल कल्चर। तो ये चीज़ें हम लोग सीडीए के अंदर देखते हैं। इसके अलावा सीडीए के अंदर हम लोग एग्जामिन करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्कोर्स का, इन्वेस्टिगेट करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ डिस्कोर्स को ऑडियंस पे, ऑडियंस के साथ, और फिर हम शेप देते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को, सोशल आइडेंटिटीज़ को रिगार्डिंग सीडीए। इसके बाद अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रेसिडेंट्स बराक ओबामाज इनॉग्रेशन एड्रेस। तो बराक हुसैन ओबामा ने ये इनॉग्रेशन एड्रेस दिया था 20 जनवरी 2009 को, और ये एक लैंडमार्क स्पीच कंसिडर की जाती है। एक नया इरा स्टार्ट हुआ है क्योंकि पहला ब्लैक अमेरिकन प्रेसिडेंट बना है। और उनकी स्पीच जो थी, स्पेशली अगर हम लोग ओबामा की बात करें, उसने बात की है पूरी की पूरी स्पीच के अंदर, उसने यूनिटी की बात की है, होप की बात की है, एक स्पेसिफिक चेंज की बात की है, एक रिफॉर्म की बात की है, और एक इक्विटेबल सोसाइटी की बात की है जहाँ पे ब्लैक्स और वाइट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। जैसे पहले ब्लैक जो थे मार्जिनलाइज थे, डिप्राइव्ड थे, तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्लैक बना है तो वो वाइट को मार्जिनलाइज करे, वो वाइट को डिप्राइव्ड करे। इक्विटी होगी, जस्टिस होगा। तो ये आइडिया था, ये विजन था बराक हुसैन ओबामा का, जो उन्होंने अपनी पहली स्पीच के अंदर देने की कोशिश की है। और दूसरी चीज़ जो है कि इनॉग्रेशन एड्रेस के अंदर उन्होंने एक पावरफुल और मूविंग स्पीच दी है, डिलीवर्ड की है, होप एंड यूनिटी को। उन्होंने न्यू डॉन कहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉन, डॉन टू डस्क, जो कि एक यूज़ किया जाता है ईडीएम भी, कि सुबह से लेकर शाम तक। तो एक सुबह की पहली किरण, इट्स मीन कि वो ओरिएंट की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर न्यू ओरिएंटेशन हुई है, एक न्यू कल्चर इमर्ज हुआ है कि ब्लैक भी प्रेसिडेंट हो सकता है अमेरिका का, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वाइट प्रेसिडेंट हो। ये जो न्यू ओरिएंटेशन है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर है कि अमेरिकन जो है वो मिल के एक बेटर और फ्यूचर बिल्ड करेंगे अपनी सोसाइटी का। अमेरिकन जो हैं वो इकट्ठे हैं, कोई ब्लैक एंड वाइट की क्लास नहीं है, कोई रेस सिस्टम नहीं है, यहाँ पे हम लोग सारे के सारे एक हैं। इसके बाद ओबामा की स्पीच में अगर देखा जाए तो उसने रिटोरिकल डिवाइसेस यूज़ की हैं, इट्स मीन दैट स्टाइलिस्टिकल डिवाइसेस यूज़ किए हैं रिगार्डिंग टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीच। और इन्होंने पैरालिज्म को इस्तेमाल किया है, रिपीटिशन इस्तेमाल की है, और इमेजरी दिखाई है अपनी स्पीच के अंदर। और उसके बाद इन्होंने डिफरेंट किस्म के लोगोस, इथोस एंड पैथोस का इस्तेमाल किया है। ये अपीलिंग होती हैं डिफरेंट रीजंस एंड इमोशंस के लिए, और ये हम मज़ीद डिटेल में भी आगे देखेंगे इन्होंने इसको कैसे देखा है। तो नेक्स्ट जो है वो ओबामा की अगर की थीम्स की बात करें हम उसकी स्पीच के अंदर, तो उसने होप दिखाई है, और उसने ये कहा है कि हम जो पीछे चीज़ें रह गई हैं, जो डिप्राइव्ड थे ब्लैक, हम उसको छोड़ देंगे, हम एक नए फ्यूचर क्रिएट करेंगे। हमारा जो मेन एजेंडा होना चाहिए वो ये है कि किसी तरीके से अमेरिका को हम लोगों ने पावरफुल बनाना है। और इसके बाद ओबामा ने जितना भी एम्फसाइज दिया वो यूनिटी के ऊपर दिया कि अमेरिकन यूनाइटेड रहें,
किसी भी किस्म का मिस मैनेजमेंट या मिस हैंडलिंग नहीं होगी रिगार्डिंग वाइट्स एंड ब्लैक्स, रेसिज्म को हम ख़त्म करेंगे। तो ये इनके मेजर कंसर्न्स थे। ओबामा की जो इनॉग्रेशनल एड्रेस है इसको हिस्टोरिक स्पीच का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो टोन थी वो ऐसी थी कि उन्होंने पहले ही दिन से बता दिया कि मैं एक पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। और इनकी स्पीच के अंदर अगर हम देखा जाए तो जितने भी यूनाइटेड अमेरिकन के लोग हैं उनका ये इम्प्रेशन है कि मोस्ट इंस्पायर्ड जो इनॉग्रल एड्रेस दिया है वो बराक हुसैन ओबामा ने दिया। अगर हम उसका क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करें बराक हुसैन ओबामा की इनॉग्रल एड्रेस के बारे में, तो इनॉग्रल एड्रेस को कहा जाता है कि ये एक मास्टरफुल पीस ऑफ पॉलिटिकल रेटोरिक है जो कि केयरफुली क्राफ्ट किया गया है। बड़ी खूबसूरती से इस स्पीच को लिखा गया, पढ़ा गया और अपने ख्यालात का इजहार किया गया। और अगर हम लोग क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के लेंस के साथ अगर हम इसको देखें तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के लेंस के अंदर हम इसको एग्जामिन करेंगे एज ए लिंग्विस्टिक चॉइस के एतबार से, स्ट्रक्चरलिस्ट फीचर के एतबार से हम लोग देखेंगे, अंडरलाइन आइडियोलॉजीज़ के एतबार से हम लोग इसको देखेंगे, और शेप जो है इसकी स्पीच की हम लोग देखेंगे कि वो कैसे इम्पेक्ट करती है अमेरिकन पॉलिटिकल डिस्कोर्स के बारे में। अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर हम इसका लेक्सिकल एनालिसिस देखेंगे। लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ वन वर्ड विद एन अनदर वर्ड, कि जो रिलेशनशिप होता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ तो वो कैसा होता है। ओबामा की स्पीच के अंदर हमने देखा जाए तो लेक्सिकल चॉइसेस जो हैं इनकी काफ़ी हैं और इन्होंने डिफरेंट किस्म की पावरफुल लैंग्वेजेस इस्तेमाल की हैं। स्पेसिकली कुछ वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए लाइक क्राइसिस, चेंज, होप और यूनिटी का वर्ड। और इसके बाद इन्होंने कुछ इल्कल्सिव लैंग्वेजेस भी यूज़ की हैं, जैसे कि इन्होंने वी का वर्ड यूज़ किया, अस का और आर का वर्ड यूज़ किया, जबकि आई का वर्ड इन्होंने यूज़ नहीं किया। इट्स मीन्स कि ये दिखाना चाहते हैं, ये इन्होंने सेंस ऑफ प्रपोजल दिया है कि हम लोग शेयर्ड कल्चर के अंदर रह रहे हैं, हम वी हैं, हम अस हैं, लेकिन हम आई नहीं हैं। इट्स मीन्स कि ये ख़ुद को एक इंडिविजुअल कंसिडर नहीं कर रहे, ख़ुद को एक नेशन कंसिडर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर यूनिटी देने के लिए, होप देने के लिए कि हम सब एक हैं, तो ये इस तरह के वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। इसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस के बाद इन्होंने जो किया है वो है सिंटैक्टिक एनालिसिस। और सिंटैक्टिक एनालिसिस जो है वो पैरेलल एनालिसिस होता है कि वर्ड्स को और सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर को हम लोग पैरेलल कैसे लेते हैं। तो ओबामा की स्पीच के अंदर वेल स्ट्रक्चर्ड सिंटैक्टिक एनालिसिस दिखाया गया है, पैरेलल स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, इन्होंने रिपीटिशन की है, ऐसी ही रिपीटिशन जैसे आई हैव अ ड्रीम एक फेमस स्पीच मानी जाती है मार्टिन लूथर जूनियर की रिगार्डिंग अमेरिकन हिस्ट्री। तो इन्होंने भी रिपीटिशन का इस्तेमाल किया है, रेटोरिकल क्वेश्चंस किए हैं, और ये टेक्निक्स जो होती हैं वो मोर मेमोरेबल होती हैं, मोर परसुएसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसके बाद हमें नज़र आता है बराक हुसैन ओबामा की स्पीच के अंदर आइडियोलॉजिकल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो ओबामा ने अपनी स्पीच के अंदर कुछ आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स दिए हैं। वो आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स क्या हैं उनको हम लोग देखेंगे। इनका ये मानना है कि अमेरिका जो है एक ग्रेट नेशन है और इनकी जो ग्रेटनेस है वो गारंटीड नहीं है, लेकिन ये हमें अर्न करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन जो है वो एक ग्रेट नेशन है और ये ग्रेट नेशन जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं है, अल्लाह की ज़ात की तरफ से दी हुई नहीं है, हमें ये खुद अर्न करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हमें ग्रेट नेशन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिदोजहद करनी पड़ेगी। हम खुद को ये जस्ट कह लें कि हम लोग सुपर पावर हैं तो हम सुपर पावर नहीं होते, हमें अर्न करना पड़ेगा सुपर पावरशिप। उसके बाद इनका कहना है कि जो यूनाइटेड स्टेट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लीड द वर्ल्ड इन द फाइट फॉर फ्रीडम। इट्स मीन्स के अमेरिकन को लड़ना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी और फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन राइट्स,
कि अमेरिकन्स हमेशा लीड करेंगे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और वो फाइट करेंगे फॉर द बिहाफ ऑफ वर्ल्ड, फॉर फ्रीडम, फॉर डेमोक्रेसी एंड फॉर ह्यूमन राइट। इसके बाद जो थर्ड आइडियोलॉजिकल बिलीफ था वो ये था कि अमेरिकन्स आर क्रिएटेड इक्वल एंड डिजर्व द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर ड्रीम्स। कि अमेरिकन्स जो हैं वो इक्वली क्रिएटेड हैं। इट्स मीन्स के यहाँ पे वो ब्लैक्स एंड वाइट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं कि चाहे वो ब्लैक्स हैं चाहे वो वाइट हैं, उन्होंने अब उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वल होंगी और वो अपने ड्रीम जो है वो परस्यू कर सकते हैं। कोई इन्फीरियर नहीं होगा और कोई ही जो है सुपीरियर नहीं होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो परसुएसिव स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई हैं। परसुएसिव स्ट्रेटजीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ओबामा ने लोगोस, एथोस एंड पैथोस का इस्तेमाल किया है। अगर लोगोस की हम लोग बात करें तो या लोगोस एक ऐसी जस्टिफिकेशन होती है स्पीच के अंदर, एक परसुएसिव स्ट्रेटजी होती है स्पीच के अंदर, जिसके अंदर आप आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं, आप सपोर्टिव सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं रिगार्डिंग टू सपोर्ट यूर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को, अपनी स्पीच को, अपने वर्ड्स को, अपने टेक्स्ट को सपोर्ट करने के लिए ओबामा ने इस्तेमाल की हैं डिफरेंट फैक्ट्स और स्टैट्स अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। जबकि जो पैथोस होते हैं वो इमोशनल लैंग्वेजेस होती हैं, इमिटेटिव लैंग्वेज होती है जो कि इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करती है आपकी ऑडियंस के साथ। और जबकि तीसरी है अगर हम लोग बात करें एथोस की, तो वो ये होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी पर्सनल जो आपकी आइडेंटिटी है उसको लेके ये बताएं कि अगर मैं एक ब्लैक इंडिविजुअल जो है अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता हूँ तो आप लोग भी बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओबामा जो है वो पर्सनल स्टोरी उन्होंने अपनी बताई कि कैसे मैं एक टीचर था और एक टीचर से मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तो अपनी क्रेडिबिलिटी को वो इस्टेब्लिश कर रहे थे। इसके बाद अगर देखा जाए परसुएसिव स्ट्रेटजी के बाद हमें जो नेक्स्ट चीज़ नज़र आती है वो है कंक्लूजन कि ओबामा की जो इनॉग्रल एड्रेस है एक मास्टरपीस है, डेफिनेटली एक पॉलिटिकल रेटोरिक है। और इस स्पीच के अंदर हमें ये याद रखा जाएगा, जो जनरेशन टू जनरेशन जो होंगी वो याद रखेंगी इस चीज़ को कि ओबामा ने अपनी स्पीच के अंदर जो है वो कैसे आइडियाज़ दिए थे। इसका क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हमें कुछ मज़ीद पर्सपेक्टिव भी देता है। वो ये है कि ओबामा की जो स्पीच है वो बहुत ही खूबसूरती से क्राफ्ट की गई है, जो कि अपील करती है एक वाइड रेंज ऑफ अमेरिकन्स को, इंक्लूडिंग बोथ लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स को। जबकि दूसरा जो है कि ओबामा जो है उसने हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दी हैं, कनेक्ट किया अपने विजन को अमेरिका को कि अमेरिका का पास्ट क्या था, अमेरिका का फ्यूचर क्या होगा। और ओबामा ने अपनी स्पीच के अंदर मेटाफर्स का इस्तेमाल किया, सिमिली का इस्तेमाल किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें थीं जो कि इस स्पीच को एक खूबसूरत बनाती हैं कि इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर क्या दिया और क्या नहीं दिया। होप सो आप लोगों को क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की समझ आई होगी और इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझ आई होगी कि बराक हुसैन ओबामा अपनी स्पीच के अंदर कहना क्या चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जज़ाकल्लाह।